हेलो एवरीवन। सो सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का पहला सेशन होगा। सो बेसिकली हम आज इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट का। तो स्टेट्स ऑफ मैटर पे आते हैं। सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि मैटर होता क्या है। ठीक है, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैज मास, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जो पानी पीते हो, ठीक है, या फिर जो चेयर होती है, टेबल होती है, या फिर कोई भी आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की बात करें, जैसे टीवी सिग्नल्स हो गए, ठीक है, या फिर इंटरनेट हो गया, ये जो वाईफाई कनेक्शन का जो सिग्नल आता है, वो सब हमारे पास किसमें आते हैं? नॉन मैटर में आते हैं, क्योंकि ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और ना ही उनके पास मास होता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपका आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। तो हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए? बेसिकली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन तीनों के बारे में हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पहले प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जान लेते हैं कि इन दो स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्लाज्मा पे। सो प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। ऐसी लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। ठीक है, तो अगर आप गैस को इतने टेम्परेचर पे हीट करते हो कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। नॉट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट का, वो नॉकआउट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने हाइड्रोजन गैस ली, हमने हीट प्रोवाइड करी, तो अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। इतनी हीट हम सफिशिएंट प्रोवाइड करेंगे, तो जैसे ये बॉन्ड टूटा तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स मिल गए। अब इन 2 हाइड्रोजन एटम्स को अगेन हम इतनी सफिशिएंट एनर्जी या इतनी सफिशिएंट हीट प्रोवाइड करते हैं कि इस हाइड्रोजन एटम का जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट हो जाता है। तो बचेगा क्या? अगर आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो किसी भी स्पीशीज में से, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर आ जाएगा। सिमिलरली आप अदर गैसेस के साथ भी कर सकते हो, जैसे नाइट्रोजन के साथ भी कर सकते हो, ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी स्टेट को हम लोग प्लाज्मा बोल देते हैं कि हम गैस को इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं कि उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? नॉकआउट हो जाता है बाहर से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही स्टेट में रहते हैं, तो प्लाज्मा हम लोग उसी स्टेट को बोल देते हैं। सो प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो आप गैसेस के जैसे देखते हो कि गैसेस के हमारे पास क्या होती है कि नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, है ना इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही इसकी डेफिनेट शेप होती है। सिमिलरली प्लाज्मा के पास भी हमारे पास नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। ठीक है, आप जिसमें भी डालोगे वो वही कंटेनर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा और जिस भी शेप के कंटेनर में डालोगे वो वही चीज़ ऑक्यूपाई कर लेगा, वही शेप उसकी अपनी खुद की शेप हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कस कर लिया कि प्लाज्मा होता क्या है। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्लाज्मा के, सो सन हो गया, स्टार्स हो गए, जो प्लाज्मा टीवी आप लोग यूज करते हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? प्लाज्मा के। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स पे। ठीक है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स हमारे पास एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है कि हम गैस को एब्सोल्यूट जीरो पर कूल करते हैं। गैस को एब्सोल्यूट जीरो पर कूल करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर होता है? 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है इस स्टेट ऑफ मैटर की, बट आप इतना याद रख सकते हो फॉर द टाइम बीइंग कि गैस को अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे कूल करोगे या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये हो गए हमारे पास 5 टाइप ऑफ मैटर, दैट आर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को सॉलिड्स पे फोकस करना है।
ठीक है। अभी हम इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर बेसिकली हम लोग सॉलिड पे पहुंचेंगे कि सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या सॉलिड का अंदर का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बनता है। तो नेक्स्ट आते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की डिफरेंस की बात करो तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमारे पास दिमाग में आता है वो ये आता है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो होते हैं जिससे हमारे पास बेसिकली जो स्टेट ऑफ मैटर बना हुआ है। जैसे अगर सॉलिड का अगर आप लोगे तो वो एटम्स से, आयंस से, ठीक है, तो इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर बना हुआ है। तो अगर आप सॉलिड लोगे, लिक्विड लोगे, गैस लोगे तो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। आप देख रहे हो इस इमेज में कि कितने ज्यादा टाइटली पैक्ड है, इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। इनकी मूवमेंट हमारे पास सिर्फ क्या होती है, वाइब्रेशन, ठीक है, मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन में बस इधर से उधर थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं और इनका कोई भी मोशन नहीं होता। लेकिन अगर आप लिक्विड और गैस की बात करोगे, लिक्विड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, तो इनमें आप देख रहे हो थोड़ा बहुत स्पेस होता है। तो इसमें वाइब्रेशन के साथ साथ हमारे पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल मोशन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रैंडमली बोल देते हैं कि रैंडम मोशन, मतलब कि कितनी रैंडमली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो मूव कर सकते हैं। तो सॉलिड में बिल्कुल नहीं रैंडम मोशन होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट ऑफ रैंडम मोशन होता है। और लिक्विड की अगर आप बात करोगे तो रैंडम मोशन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेस की बात करोगे तो रैंडम मोशन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि गैस के बीच का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो बीच का स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस में। नेक्स्ट आते हैं कि प्रॉपर्टीज, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज हैं, 8 प्रॉपर्टीज जो लिस्ट करी है, और इसके बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप मास पे आते हो तो सॉलिड्स का डेफिनेट मास होता है, लिक्विड्स का भी डेफिनेट मास होता है और गैस का भी डेफिनेट मास होता है। अगर आप शेप पे आते हो तो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड जिस भी कंटेनर में डालोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी ग्लास में डाल दिया तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, कटोरी में डाल दिया तो वो कटोरी की शेप ले लेगा, ठीक है। तो लिक्विड जो होता है वो एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी कि आप जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी शेप का आपका लिक्विड भी बन जाएगा। और गैसेस का भी सिमिलर है कि एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप को एक्वायर कर लेगा। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होगी, लिक्विड्स की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन गैसेस की इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। अगर आप इसे मान लो, एक मैंने छोटा कंटेनर लिया और एक मैंने बड़ा कंटेनर लिया, ठीक है, क्लोज विद द लिड, तो अगर आप गैसेस को इसमें डालते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन गैस पहले इसमें डाली और फिर सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस मैंने इसमें डाली, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से फैल जाती है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को ही हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो सॉलिड्स की बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जैसे अगर आप किसी भी सॉलिड चीज़ को ले लो, जैसे जिस टेबल पे आप पढ़ रहे होगे, क्या आप उसे कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। और लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है। जैसे आप LPG हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग यूज़ करते हैं आजकल घरों में, तो वो गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में हम लोग उसे यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। सो नेक्स्ट, या फिर आप CNG लेते हो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप गैस को कंप्रेस्ड फॉर्म में यूज़ करते हो, तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट आते हैं फ्लूइडिटी पे। तो सॉलिड्स नॉट एट ऑल फ्लूइड, राइट। फ्लूइड हमारे पास होते कौन है, जो बहने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, जो फ्लूइड होते हैं नेचर में। तो सॉलिड्स की फ्लूइडिटी तो नेग्लिजिबल है, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, वाटर हो गया, ठीक है, और भी जो आप लिक्विड्स लोगे तो उनकी बहने की कैपेसिटी होती है, और गैसेस भी फ्लूइड्स में ही काउंट होते हैं। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग बेसिकली, उसको हम लोग फ्लूइडिटी में इन्वॉल्व करते हैं,
ठीक है। तो सॉलिड्स फ्लूइड नहीं होते, लेकिन लिक्विड और गैसेस दोनों हमारे पास फ्लूइड में काउंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिजिडिटी पे। तो सॉलिड्स हाईली रिजिड होंगे, लिक्विड्स एंड गैसेस रिजिड नहीं होते, मतलब कि कितने स्टिफ होते हैं। तो सॉलिड्स जो है वो काफी स्टिफ होते हैं, लिक्विड कम स्टिफ होता है और गैसेस जो होते हैं वो बिल्कुल भी स्टिफ नहीं होते। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या आती है? डिफ्यूजन है मतलब कि इंटरमिक्सिंग कितनी पॉसिबल है। तो अगर आप सॉलिड्स में लोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही इतना नहीं होता कि उसके अंदर कोई आके डिफ्यूज हो सके। तो इसकी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी स्लो होती है, लिक्विड्स की फास्ट और गैसेस की वेरी फास्ट, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, उनके बीच में जो स्पेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोई भी और अदर गैस आके आराम से डिफ्यूज हो सकती है, जो अदर गैस होगी उसके पार्टिकल्स आराम से आके मिक्स हो जाएंगे आपकी गैस के पार्टिकल्स के साथ। बाय लिक्विड में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जैसे आप नमक मिला लेते हो पानी में, ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली कि जो नमक के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मिक्सिंग जो होती है वो पॉसिबल हो जाती है। और अगर आप सॉलिड्स का लोगे तो सॉलिड्स के बीच का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस इज स्लोअर इन सॉलिड्स। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो सॉलिड्स का अगर आप लोगे तो स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। लिक्विड्स का अगर आप लोगे तो लेस क्लोजली पैक्ड और गैसेस का लीस्ट क्लोजली पैक्ड, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें एक यहाँ पे पढ़नी है कि क्लोजली पैक्ड, लेस क्लोजली पैक्ड और लीस्ट क्लोजली पैक्ड जो होता है ये कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। तो एक होती है हमारे पास थर्मल एनर्जी और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या करती है कि अगर हम लोग किसी भी स्टेट ऑफ मैटर, वेदर इट बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी को भी हम लोग थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और इस वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। लेकिन आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो तो वो मॉलिक्यूल्स को पास लाती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिससे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी आप ले रहे हो बना हुआ है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं सॉलिड लेती हूँ तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और थर्मल एनर्जी क्या करती है कि एक दूसरे से दूर करती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। तो अगर आप सॉलिड्स में देखोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा थर्मल एनर्जी से, इसी वजह से वो हमारे पास मोस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ थर्मल एनर्जी। एंड सिमिलरली अगर आप लिक्विड्स का देखते हो तो इसके बीच का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो डिफरेंस है या फिर जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। और गैसेस पे अगर आप आओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम होता है थर्मल एनर्जी से, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस में वो कम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सॉलिड्स और लिक्विड्स। तो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं जो एम्स 1991 में पूछा गया था कि द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, which of the following statement is or are true about them। ओके, तो हमें क्या बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि गैसेस एंड लिक्विड्स हैव विस्कोसिटी एज अ कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कहता है मॉलिक्यूल्स इन ऑल द 3 स्टेट पोजेस रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर हम इसे डिस्कस करें कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ठीक है, तो सॉलिड में हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन पॉसिबल होता है, ठीक है, रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल नहीं होता, वो सिर्फ किस में होता है, लिक्विड और गैस में। सो ये ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट।
gases cannot be converted into solids without passing through the liquid phase. ठीक है, तो अगर हम इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसे हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था कि सॉलिड से अगर हम लिक्विड जा रहे हैं तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग जिसे बोलते हैं, एंड लिक्विड से अगर हम सॉलिड जा रहे हैं तो उसे बेसिकली फ्रीजिंग बोल देते हैं। यहाँ पे सॉलिड से अगर आप गैस जा रहे हो या गैस से अगर आप सॉलिड जा रहे हो, दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, और लिक्विड से अगर आप गैस जा रहे हो तो क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, और गैस से अगर आप लिक्विड जा रहे हो तो उसे बोल देंगे कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि गैसेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, लेकिन ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप सॉलिड और लिक्विड को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो आराम से विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। फॉर एग्जाम्पल आप कपूर लेते हो घर में तो वो लिक्विड फेज में आने की बजाय सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कैम्फर बॉल्स होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Solids and liquids have vapor pressure as a common property. So solids and liquids, क्या वेपर प्रेशर इसकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है? नहीं होती। ठीक है, सॉलिड्स का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। तो अब बचता है ए, दैट इज करेक्ट कि गैसेस एंड लिक्विड्स हैव विस्कोसिटी एज अ कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो विस्कोसिटी बेसिकली क्या होती है कि फ्लूइडिटी का उल्टा होती है। ठीक है, कि कितना रेजिस्ट कर रहा है आपका फ्लूइड बहने के लिए, मतलब कि कितना फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि फ्रिक्शन आपका एक नेगेटिव फोर्स है जो कि रोकता है, ऐसी सिमिलरली आपकी विस्कोसिटी है कि कितना विस्कस है। फॉर एग्जांपल जैसे हनी लेते हैं, ठीक है, तो वो विस्कस है कि विस्कस फ्लूइड है कि अगर बहता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड पे बहता है। ठीक है, तो गैसेस एंड लिक्विड्स में फ्लूइडिटी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी भी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है क्वेश्चन। हमें पता है कि गैसेस एंड लिक्विड्स फ्लूइड्स होते हैं, तो सिमिलरली अगर उनकी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है तो विस्कोसिटी भी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी एक दूसरे का उल्टा है। फ्लूइडिटी इज द ईज ऑफ फ्लो, विस्कोसिटी क्या होता है कि कितनी नेगेटिव फोर्स लग रहा है फ्लूइड को बहने में। ठीक है, तो वो आपकी होगी विस्कोसिटी। सो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट पे फोकस करना है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम सॉलिड स्टेट पे फोकस करेंगे यहाँ पे बेसिकली। तो सॉलिड्स को हम लोग 3 चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होगा, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, अगर आप यहाँ पे देखो तो वो रेगुलरली अरेंज्ड है, मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या रखे 1 2 3 4 5 6, 3 6 7 पार्टिकल्स मैंने यहाँ रखे पहली लेयर में। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स मैंने यहाँ रखे। तो अब इनकी स्पेस के बीच में ये आ रहा है, ऐसे ही इनकी स्पेस के बीच में मैंने सेकंड पार्टिकल रखा है, इनकी स्पेस के बीच में मैंने थर्ड। अब सपोज मान लो कि इस लेयर को मैंने नाम दे दिया ए, इस लेयर को मैंने नाम दे दिया बी। अब अगेन एक लेयर रिपीट हो रही है ए, फिर एक लेयर रिपीट हो रही है बी, फिर एक लेयर रिपीट हो रही है ए, एक लेयर रिपीट हो रही है बी, मतलब कि ए बी ए बी ए बी ए बी एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो जहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म करेगा क्रिस्टलाइन, जहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट, उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। एमॉर्फस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास रैंडम अरेंजमेंट होता है, या फिर इसे बोल देते हैं इररेगुलर अरेंजमेंट। यहाँ पे कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें इररेगुलर पैटर्न बेसिकली फॉर्म होता है। अब एक टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब इन दोनों का क्या मतलब है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर? इसका मतलब ये है कि आप जो एक पैटर्न ले रहे हो वो डेफिनेटली पूरे क्रिस्टल में फॉलो हो रहा है, तो वो हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब कि दूर तक फॉलो हो रहा है। जैसे अगर आपने ये वाला पैटर्न लिया था ए बी, ठीक है, तो ये पूरे क्रिस्टल में फॉलो होगा, सेम रहेगा पूरे क्रिस्टल में। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगे मान लो तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है।
ठीक है। जैसे कि अगर पैटर्न होता भी है बाई चांस एमॉर्फस सॉलिड में, तो वो शॉर्ट रेंज होता है, मतलब कि बहुत ही पूरे सॉलिड में फॉलो नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ जगह तक फॉलो होगा और उसके बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, वाइल अमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली आप कह सकते हो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉलिड्स ऐसे होते हैं जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, यहाँ पे एक सिंगल क्रिस्टलाइट होता है, जैसे ये पर्टिकुलर एक सिंगल क्रिस्टलाइट हो गया, ये पर्टिकुलर एक सिंगल क्रिस्टलाइट हो गया, ये पर्टिकुलर एक सिंगल क्रिस्टलाइट हो गया, ठीक है। तो इनमें अंदर में ही एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जैसे यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, लेकिन इन दोनों का अरेंजमेंट मैच नहीं करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक ही ऑर्डर रिपीट होता चलेगा, लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में ऐसे क्रिस्टलाइट्स होते हैं जो अपना अपना ऑर्डर फॉलो करते हैं, रेगुलरली अरेंज तो होता है लेकिन ये लोग अपना अपना ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग बोलते थे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अज्यूम करो कि जैसे आप मान लो एक कॉलोनी है एफ ब्लॉक, ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ क्या हो गया, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, और उसके अंदर F63, F62, F61 इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, इनका अलग अलग अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो F ब्लॉक पूरा हो गया पॉलीक्रिस्टलाइन, और उसके अंदर जो F63, F62, F61 हो गए, ये हमारे पास क्या होंगे, रेगुलरली अरेंज्ड होंगे अपने अपने में, ठीक है। पॉलीक्रिस्टलाइन पूरा रेगुलरली अरेंजमेंट है, लेकिन जो अंदर के जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की का जो डिफरेंस बीच का है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।